हेलो, माय सेल्फ प्रियांशी शर्मा। आज का जो मेरा टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है चैप्टर फोटोसिंथेसिस का C4 प्लांट। ठीक है, लेकिन C4 प्लांट पे पढ़ने के पहले आपको डार्क रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो डार्क रिएक्शन को देखते हैं कि क्या होता है डार्क रिएक्शन। थोड़ा सा बेसिक बात ही करेंगे क्योंकि हमारा मेन फोकस जो है वो C4 प्लांट पे रहेगा। द अदर नेम ऑफ डार्क रिएक्शन इज बायोसिंथेटिक फेज। अब जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, डार्क डार्क मतलब यहाँ पे लाइट का कोई काम नहीं है। लाइट का कोई काम नहीं है। लाइट का काम नहीं है तो फिर क्या? तो लाइट रिएक्शन जो आप पहले पढ़ के आ चुके हो बच्चों, लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स बने हैं उन प्रोडक्ट्स का नाम होता है ATP एंड NADPH। ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट को यूज करेगा डार्क रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे लाइट नहीं चाहिए लेकिन कर क्या रहा है? कर ये रहा है कि जो लाइट रिएक्शन में प्रोडक्ट्स बने हैं उनको यूज करेगा। राइट, अब बात ये चल रही है कि अगर बायोसिंथेटिक फेज में लाइट की अवेलेबिलिटी नहीं हो, मान लो, तो क्या होगा मैम? एकदम से क्या लाइट की अवेलेबिलिटी नहीं है तो रुक जाएगा या कभी रुकेगा ही नहीं या काम करते करते रुकेगा? तो ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कि पहले वो अपना काम कंटिन्यू करता रहेगा। ठीक है, जो जैसे कि लाइट की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो भी अपना काम कंटिन्यू करता रहेगा, उसके बाद देन स्टॉप, थोड़े टाइम तक काम करेगा फिर रुक जाएगा। और अगर वापस उसको आपने लाइट दे दी तो फिर वो वापस अपना सिंथेसिस करने लग जाएगा। यानी कि पहले कुछ समय तक काम कर रहा है फिर रुक जा रहा है, उसके बाद वापस लाइट आई तो वापस सिंथेसिस करने लग गया। अब सुनिए, बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट का काम ही डिस्कवरी करना होता है और एक्सपेरिमेंट्स करना होता है नए नए। तो जब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, डिस्कवरी कर रहे थे, तो उन्होंने ये देखा कि यार कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने का काम सबसे पहले किसने किया? सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने का काम ऑर्गेनिक एसिड ने किया। अब ऑर्गेनिक एसिड ने क्या, फिर और डिस्कवरी की, फिर और एक्सपेरिमेंट्स किए, बार बार ये चीज निकल रही कि यार ऑर्गेनिक एसिड ही है, ऑर्गेनिक एसिड ही है। लेकिन सबसे पहला जो ऑर्गेनिक एसिड निकला वो 3 कार्बन वाला ऑर्गेनिक एसिड निकला और जो दूसरा निकला वो 4 कार्बन वाला ऑर्गेनिक एसिड निकला। तो 3 कार्बन वाले ऑर्गेनिक एसिड का हमने नाम दिया PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और 4 कार्बन वाले का हमने नाम दिया OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। C3 कार्बन, ये वाला जो कार्बन है, इसकी बात हम ये करते हैं कि 3 कार्बन है इसीलिए इसको बोला जाता है C3 साइकिल, और 4 कार्बन है इसलिए इसको बोला जाता है C4 साइकिल। C3 साइकिल के बारे में मैं ज्यादा डिटेलिंग की बात नहीं करूंगी क्योंकि वो दूसरे वीडियो में आप देख पाओगे, लेकिन C4 साइकिल की मैं आज सारी बात करने वाली हूँ, तो मैं इसको उठा के आपके सामने यहाँ लेकर आ रही हूँ। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था डार्क रिएक्शन का। अब मैं जो मेरा मेन फोकस है, फोकसिंग जो टॉपिक है वो है C4 प्लांट। सबसे पहले हैच एंड स्लैक पाथवे क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है क्योंकि हैच और स्लैक नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इस पाथवे का नाम हैच एंड स्लैक भी है। दूसरा, कौन कौन से प्लांट्स होते हैं? शुगर केन, मेज, सोरगम। These are the example of C4 plants। ये कुछ एग्जाम्पल है C4 प्लांट्स के, तो आपको याद रखना है क्योंकि नीट में डायरेक्ट C4 के जो कैरेक्टर है वो ये नहीं पूछा जाएंगे कि C4 में ये है, उसमें पूछा जाएगा कि शुगर केन एक प्लांट है उसमें ये कैरेक्टर है क्या। आपको याद रखना है कि शुगर केन इज एन एग्जाम्पल ऑफ C4। आगे, इसको DCA साइकिल भी बोलते हैं। DCA साइकिल मतलब डी कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। हमेशा बच्चों जीवन में हमेशा याद रखना है, जैसे ही डी वर्ड आ जाएगा मतलब रिमूव, और यहाँ पे क्या रिमूव होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम डायग्राम जब समझेंगे तब आपको समझ आएगा। फिर आता है मोनोकोट। ये मोनोकोट प्लांट्स में होता है। टॉपिकल ग्रासेस,
मोनोकोट में पाया जाता है। लेकिन अगेन वही बात है कि एक्सेप्शन तो आपको हमेशा याद रखने ही है, तो एक्सेप्शन रहेगा व्हीट, राइस, बार्ली। ये एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि ये है तो मोनोकोट, पर ये कौन सी साइकिल कंसिस्ट करते हैं? C3 साइकिल। जैसे मैंने बोला मोनोकोट इनका एग्जांपल है। मोनोकोट में सब है, लेकिन एक्सेप्शन है जिनमें C4 नहीं होता, बल्कि क्या होता है? C3। फिर ये हॉट एंड ड्राई एनवायरनमेंट में रहेगा, सूखा और जो गर्म एनवायरनमेंट है वहां पे रहना पसंद करेगा। ठीक है, C4 प्लांट। उसके बाद मैं बात करती हूँ फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन नाम का जो प्रोसेस है वो इसके अंदर नहीं होता है। इसका मतलब ऑक्सीजन कंज्यूम करना और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना। तो फोटो रेस्पिरेशन नाम का प्रोसेस इसके अंदर नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क का मतलब है क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके पास एक एनाटॉमी होती है जिसको बोलते हैं क्रैंच एनाटॉमी। अब बात आती है मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रैंच। तो देखिए बच्चों, क्रैंच का मतलब होता है रेथ। अब रेथ का मतलब भी क्या होता है? ये भी थोड़ा सा टिपिकल वर्ड है, बहुत इजी वे में मैं समझा देती हूँ। सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। ये आपको ध्यान रखना है कि C4 ब्रांच में एक अलग एनाटॉमी होती है जो कि C3 में नहीं है, क्रैंच एनाटॉमी। क्रैंच का मतलब रेथ, रेथ का मतलब सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। तो इनकी ऐसी एनाटॉमी, एनाटॉमी मतलब अंदर की चीज, अंदर का पार्ट। तो ये दो खास बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। एक तो इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, दूसरा क्रैंच एनाटॉमी होती है। इसको नहीं भूलेंगे हम। हायर प्रोडक्टिविटी, इसकी पैदावार ज्यादा है, यील्ड ज्यादा है। हाई टेम्परेचर, हाई लाइट इंटेंसिटी, सब हाई आइए भाई। हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे तो हमें याद रखना है C4 हाई 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 हाई, तो कोई भी चीज आ जाएगी हम करेंगे हाई भाई, हाई रहता है ये हमेशा। तो ये बहुत मैंने आपको बेसिक चीजें बताई हैं C4 प्लांट्स के बारे में जो आपको जरूर जरूर पता होनी चाहिए बिफोर प्रोसीडिंग इनटू द साइकिल। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ हम साइकिल देखते हैं कि C4 साइकिल कहती क्या है। उसको हम एक डायग्राम से समझेंगे ताकि हमें थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आते आते बच्चों ध्यान रखना है, तो आपको डायग्राम तो एकदम अच्छे से याद होना चाहिए ना। मान के चल लो पक्का पक्का डायग्राम से क्वेश्चन आ ही रहा है, ठीक है। देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आई। कहां से? ऑब्वियसली बात है मैम, एनवायरनमेंट में है तो एनवायरनमेंट से तो आएगी। उसके पहले आपको ये याद रखना है ये मेसोफिल सेल है। दो तरह की सेल यहां काम करेगी। ये बंडल शीट सेल है, ठीक है। फिर ये आपका सेल वॉल है, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है। ध्यान देना, ठीक है। अब आ रही है क्या? एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड। तो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड बायकार्बोनेट आयन के फॉर्म में और पीपी के फॉर्म में आया। व्हाट इज द फुल फॉर्म? फोस्फो इनोल पायरुवेट, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड आई वो बायकार्बोनेट आयन के रूप में आई और पीईपी के रूप में आई। अब मैं यहां करूंगी इसका फिक्सेशन।
और फिक्सेशन में मैंने एंजाइम यूज लिया है PEP केस, फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है, ये इसका नाम है। यहां बना मेरा OAA, ठीक है, OA बना ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, वहां से देखो अब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन गया। अब मैं आगे इसको प्रोसीड कर रही हूं। ध्यान रहे यहाँ पे मैंने ऑक्जेलिक एसिड को मैलिक या एस्पार्टिक एसिड, वैसे ज्यादातर मैलिक ही काम आता है, पर मैलिक और एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट किया। क्यों? क्योंकि मैलिक एसिड के फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट होगा, OA के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। एक और चीज याद रखनी है बच्चों, यहाँ पे NADPH जो है वो NADP में कन्वर्ट होगा। अब ये ट्रांसपोर्ट कर दो, ट्रांसपोर्ट करके आप ले आओ इसको बंडल शीट सेल में। आ गया हमारा बंडल शीट सेल में क्या? C4 एसिड। बच्चों समझ आ रहा है कि यहाँ से एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आई थी, इनमें डिवाइड हुई थी, फिक्सेशन हुआ था। C4 एसिड जो है वो यहाँ पे एस्पार्टिक, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया। अब यहाँ पे C4 एसिड का क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेशन। वहां हुआ था फिक्सेशन, नंबर फर्स्ट। नंबर 2 डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब यहां से आप भेज दो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, और यहाँ पे एक और चीज होगी, NADP कन्वर्ट होगा NADPH में। ध्यान रखना है बच्चों, डीकार्बोक्सिलेशन होते हैं यहाँ पे कौन सा एसिड बन गया? C3 एसिड, क्योंकि पहले 4 कार्बन थे, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया तो कितने रह गए? 3। इसका नाम है पायरुविक एसिड। बच्चों समझ रहे हो? पायरुविक एसिड। अब पायरुविक एसिड को हम ट्रांसपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट। यहाँ आ चुका है हमारा पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड जो है वो चला जाएगा इसके पास। इसको बोलते हैं 3rd नंबर का प्रोसेस, रीजनरेशन। और किसके थ्रू जाएगा? PPDK, पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज, इसके थ्रू ये वापस चला जाएगा। बात ये है कि यहाँ पे जो एंजाइम था वो था रुबिस्को। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली है ये RUBP लेता है, और कैटेलाइज कौन करता है? रुबिस्को। ध्यान रहेगा बच्चों, बंडल शीट सेल में PEP एंजाइम नहीं होता, रुबिस्को एंजाइम होता है। बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, इसको कभी नहीं भूलेंगे। मेसोफिल सेल में PEP होता है और रुबिस्को नहीं होता है। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। फिर देखिए मैंने आपको क्या बताया, मैं इनके नाम आपके सामने मेंशन कर देती हूँ। PPDK, पायरुवेट, ताकि आपको कभी मल्टीपल चॉइस में पूछ लिया जाए कि फुल फॉर्म क्या है, तो यू शुड नो द फुल फॉर्म। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड आई बाइकार्बोनेट और PEP के रूप में, फिक्सेशन हुआ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, देन वो कन्वर्ट हुई मैलिक एसिड में, बिकॉज वी हैव टू ट्रांसपोर्ट इट इनटू द बंडल शीट सेल्स। फिर ये ट्रांसपोर्ट हुई C4 एसिड, उसका डीकार्बोक्सिलेशन हुआ। याद करो डीकार्बोक्सिलेशन ये रहा बच्चों कि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज DCA साइकिल। डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, एक कार्बन डाइऑक्साइड गई, C3 एसिड बना, वापस इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया मेसोफिल सेल्स में, और रीजनरेशन होगा, वापस से प्रोसेस शुरू हो जाएगा। यहाँ चला, यूं गया, यूं आया, वापस साइकिल चलने लग जाएगी। ध्यान रहे एंजाइम्स का नाम बिल्कुल ध्यान रहेगा, ऊपर वाले में PEP एंजाइम, नीचे वाले में रुबिस्को एंजाइम। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहला है मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल में PEP एंजाइम, दूसरा है बंडल शीट सेल, बंडल शीट सेल में रुबिस्को एंजाइम। टोटल नेट देख लेते हैं हम कि टोटल नेट ATP कितनी होगी। टोटल नेट ATP इस प्रोसेस में 30 होगी, यानी कि 30 ATP एंड 12 NADPH। याद रहे कि 30 ATP का मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि 12 ATP तो ऊपर यहाँ पे मेसोफिल सेल में रहेगी। 12 ATP मेसोफिल सेल
एंड 18 एटीपी जो है, क्योंकि यहाँ पे C3 एसिड है तो 18 एटीपी C3 साइकिल अपना काम करने के लिए, एसिमिलेटरी पावर लेने के लिए ले लेगी, तो 18 एटीपी C3 साइकिल, और 18 प्लस 12 हो गया 30 एटीपी। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ये साइकिल वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आपके नीट में पक्का पक्का आती ही आती है। इस साइकिल में आपको खास खास बातें याद रखनी है, फिक्सेशन, decarboxylation, regeneration, what is the name of the acid, what is the name of the enzyme, what are the name of the cell, ये आपको अच्छे से याद रखना होगा। Are you getting? तो ये था हमारा, क्या था कि C4 एसिड की बेसिक चीजें क्या है, और उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने उसका डायग्राम देखा। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, उसके बाद हम इसको वाइंड अप कर सकते हैं आज के वीडियो को। C4 एसिड की ही लास्ट बात है, क्योंकि कभी कभी आपसे पूछ ली जाती है तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, C4 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, तो इसीलिए दैट्स व्हाई, बिकॉज इनके पास फोटो रेस्पिरेशन नहीं है, दैट्स व्हाई देयर इज अ मैकेनिज्म, इनके पास एक मैकेनिज्म होता है जिससे ये कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं। इनके पास एक मैकेनिज्म होता है इसके कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन, देखो जैसे मैंने बताया था आपको कि मैलिक एसिड जो है वो मेसोफिल सेल से टूटेगा। डायग्राम में मैंने आपको चीज बताई है, मैं फिर रिपीट करा रही हूं, टूटेगा और टूट के जाएगा बंडल शीट सेल में, और वहां पे होगा डीकार्बोक्सिलेशन होगा, तो वहां पे क्या निकलेगी, डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो वहां पे निकलेगी CO2 रिलीज हो रही है, समझना बात को, क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो मैंने वहां पे बताया CO2 निकली है, तो CO2 निकली है तो सेल के अंदर, इनसाइड द सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया है, मतलब इंट्रासेलुलर सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया है, और ज्यादा हो गया है तो जो रुबिस्को है वो क्या शो करेगा, रुबिस्को कार्बोक्सिलेज मिनिमाइज ऑक्सीजनेज, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है पर ऑक्सीजनेज यानी कि ऑक्सीजन जो है वो कम है, तो ये रुबिस्को शो करेगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रुबिस्को के पास ऐसी एबिलिटी है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों के साथ कंबाइन होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करने की एफिनिटी ज्यादा रखता है। मुझे तो इसी के पास रहना पसंद है, तो वैसे ही वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करने की कैपेसिटी ज्यादा रखता है। तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया, और भी आप ऐसे समझ सकते हैं कि C4 प्लांट जो है वो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करते हैं, वाटर का लॉस कम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने में C4 प्लांट्स ज्यादा अच्छे हैं इन कंपैरिजन टू C3 प्लांट्स, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है, और अगर वाटर का लॉस भी करते हैं तो C4 प्लांट्स वाटर का लॉस हाफ करते हैं C3 के मुकाबले। तो ये 2-3 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि हाँ यार C4 प्लांट्स और C3 में कुछ डिफरेंस है। तो आई थिंक आज का जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर है C4 प्लांट्स का, वो क्लियर होगा बच्चों। अगर आपने इतना पढ़ लिया जितना मैंने आज की वीडियो में बताया, तो आपको नीट के क्वेश्चन सारे लग जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, थैंक यू।